सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला क्लास और इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिजिक्स का टॉपिक कौन कौन सा है जो हम लोग को पढ़ना है एग्जाम के पर्पज से। हम लोग साइंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब एग्जाम अगर आसान पूछेगा तो आसान नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है यूनिट्स एंड डायमेंशन, यानी कि इकाई एवं विमा। ठीक है, इकाई और विमा। दूसरा टॉपिक है मोशन यानी कि गति। ठीक है। तीसरा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के सिद्धांत। चौथा टॉपिक है एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल हार्मोनिक गति। ठीक है। फिर उसका पढ़ना वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है। ग्रेविटेशन अगला टॉपिक है, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अगला टॉपिक है टॉर्क और कपल। ठीक है, यानी कि बलाघूर्ण और युगल। ठीक है, इसी में हम लोग एक टॉपिक लीवर भी पढ़ लेंगे। लीवर, लीवर से संबंधित, लीवर का 3 टाइप का लीवर होता है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देख लेंगे, पदार्थों के गुण। ठीक है, और इसमें जनरली हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे और फ्लूइड डायनेमिक्स, दोनों अलग टॉपिक पड़ेगा। सॉलिड जो है उसके लिए अलग पढ़ेंगे, हुक्स लॉ वगैरह सब, यंग्स मॉडुलस, ये सब सॉलिड में पढ़ेंगे। और फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग जितना भी लॉ होता है, बर्नौलीज थ्योरम, आपका पास्कल थ्योरम, ये सब फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब फ्लूइड में पढ़ेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उष्मा एवं गति की, उष्मा गति की, ये बहुत फेमस टॉपिक हो जाता है। आगे बात करें एकॉस्टिक्स यानी कि ध्वनि की, साउंड वगैरह से जो रिलेटेड टॉपिक है, और वेव, वेव वाला रिलेटेड टॉपिक, वो आपका एकॉस्टिक्स में आ जाता है। लाइट का बात करें, इसी को बोलते हैं ऑप्टिक्स, इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ये चैप्टर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा, चुंबकत्व। ठीक है, विद्युत धारा, चुंबकत्व। न्यूक्लियर फिजिक्स एक टॉपिक आया था, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ लेना है। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स एक्चुअली आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम उसमें बता चुके हैं आपको केमिस्ट्री वाले टॉपिक में रेडियो एक्टिविटी वगैरह के बारे में। और न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे आप इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह सब देख लीजिएगा, तो वही सब चीज़ है इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में। नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बाकी सब टॉपिक खत्म कर देंगे, अगर खत्म हो गया तो लास्ट में हम आपको न्यूक्लियर फिजिक्स बता देंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग, और सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है। उसके बाद है सेलेस्टियल बॉडीज, ये सेलेस्टियल बॉडीज ब्रह्मांड, ये सेलेस्टियल बॉडीज हम आपको सेकेंडरी वीडियो में बता देंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफी का भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी टॉपिक हो जाता है। वर्ल्ड जियोग्राफी में भी आपको ये पढ़ना है, तो इसको हम ज्योग्राफी में ही घुसा देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे ज्योग्राफी में ही चला जाए। लास्ट है मिसेलेनियस, मिसेलेनियस में हम लोग जनरली एमसीक्यू वगैरह देखेंगे, कुछ एमसीक्यू देख लेंगे, कुछ और टॉपिक जो छूट गया हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ हो, वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के इस मिसेलेनियस में पढ़ लेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, और भी कुछ कुछ टॉपिक होगा जो हम लोग ऐड कर देंगे, अगर कुछ छूट गया है तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, यूनिट्स एंड डायमेंशन, इकाई एवं विमा। तो देखिए, फिजिक्स बोलते किसको है, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी कि जिसमें हम लोग पदार्थ और ऊर्जा का के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं, उसको फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो जगह घेरती है। ठीक है, पानी का देखिएगा, पानी अपना जगह घेरती है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और मैटर किसको बोलते हैं, जिसमें मास होता है, यानी कि उसका अपना एक द्रव्यमान होता है, मास ही नहीं है उसको मैटर थोड़ी बोलेंगे, तो वो मैटर का हो गया डेफिनेशन। उसके बाद एनर्जी। ठीक है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो फिजिक्स जो है, इसी मैटर और एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसी को फिजिक्स बोलते हैं, यही फिजिक्स है। ठीक है, अब देखिए, आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत दिया था लेवोजियर, और लेवोजियर ने कब दिया था, 1789। ठीक है, आगे आते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोलते हैं, सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, इसी के माथा पे सेब गिरा था जी, है ना। और इन्होंने क्या दिया है, लॉज ऑफ मोशन दिया है, और ग्रेविटेशन दिया है, बहुत डीपली, और बहुत सारा थ्योरी इन्होंने दिया है, मेनली ये दो चीज है, लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये तो फिजिक्स हो गया ना। मॉडर्न फिजिक्स का बात करें, इसके फादर कहे जाते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन जो है, इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था
बहुत आदमी मार देता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चलते, लेकिन नहीं, इनको नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। आगे पढ़ेंगे ये सब चीज, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसका खोज किया था हर्ट्ज, लेकिन इसका व्याख्या किया था आइंस्टीन ने। केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की थी, एक्सप्लेनेशन दिया था, इसलिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला है। 1921 में नोबेल प्राइज मिला है इसलिए, और इनको मॉडर्न फिजिक्स का फादर भी बोलते हैं। आगे आते हैं, मॉडर्न आइंस्टीन किसको बोलते हैं? स्टीफन हॉकिंस को, जो डेथ कर चुके हैं। स्टीफन हॉकिंस चल नहीं पाते थे, उनका ब्रेन का यूज किया था सिर्फ, और बिना बोले बिना कुछ चले वो अपने ब्रेन के का यूज करके बहुत सारा चीज का डिस्कवरी किए हैं। उनका बहुत सारा थ्योरम्स है, जो पता नहीं साइंस आज इतना डेवलप कैसे हो गया कि मतलब वो कोई बोल भी नहीं रहा, ब्रेन क्या कह रहा है वो समझ जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टीफन हॉकिंस थे, बहुत फेमस है, ठीक है। और बात करते हैं जी। जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हम आपको पहले बता दिए हैं, ये वही हेनरी कैवेंडिश है जिन्होंने हाइड्रोजन की भी खोज की थी, ठीक है। जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। आगे आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर बात करते हैं, कोई भी दो मास m1 और m2 जिसके बीच का दूरी r है, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर, यानी कि दोनों द्रव्यमान का गुणनफल और उसके बीच का डिस्टेंस का आर स्क्वायर, ठीक है। यही जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे आते हैं, क्वांटिटी किसको बोलते हैं? राशि किसको बोलते हैं? जी का मान भी आप लोग याद कर लीजिएगा जी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको मान याद रखिएगा, आपको फायदा देगा न्यूमेरिकल्स में। हम आपको न्यूमेरिकल्स का अलग प्लेलिस्ट ही बना देंगे, ठीक है। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उनको न्यूमेरिकल्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा यहीं से, ठीक है। तो क्वांटिटी यानी कि राशि का बात करें तो कोई भी चीज जिसे अंकों में दर्शाया जा सके वो क्वांटिटी होता है। जैसे एज, आपसे कोई पूछे कितना एज है तो आप बोलिएगा 15 साल है, तो वो क्वांटिटी होता है। पॉपुलेशन, हमारे देश का कितना पॉपुलेशन है? तो 1.4 करोड़, 1.4 अरब, बोलता है ना लगभग इतना अरब। तो वो जिसको हम लोग अंकों में दिखा सकते हैं, डिजिट्स में दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। टेम्परेचर बोलते हैं ना कि आज 50 डिग्री सेल्सियस है, आज 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वो होता है आपका, जिसको आप डिजिट में दिखा सकते हैं, वो क्वांटिटी होता है। आगे आते हैं, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, मतलब वैसी राशि जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करे, जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करे, या जिसको मेजर किया जा सके, जिसको मापा जा सके। इसको दर्शाने के लिए हम लोग को यूनिट की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि एज है, आप कितना बोलेंगे? 20 साल, ईयर, ईयर यानी कि वर्ष, ठीक है। तो वो मेजर करने के लिए एक यूनिट चाहिए, यूनिट। तो वो यूनिट जहां होगा उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। जैसे टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, यूनिट यानी कि इकाई, ठीक है। सेकेंड को शॉर्टकट में एस लिखते हैं। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, जिसको ओ एच एम लिखते हैं, ओम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, जिसको स्मॉल एम लिखते हैं। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, जिसको केजी लिखते हैं। तो ये सब है आपका फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि, इसको मापा जा सके और जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करे। आगे आते हैं, टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटी। पहला तो है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। स्केलर जिसको अदिश बोलते हैं, वेक्टर जिसको सदिश बोलते हैं। स्केलर में, स्केलर एक कांस्टेंट है, नियतांक है, यानी कि ये फिक्स होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कि आप किसी भी चीज को मापेंगे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, उसमें कोई भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं हो, तो वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। अदिश, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश राशि, बड़ा लिखा रहा है, अदिश राशि, हाँ अदिश राशि, ठीक है। और वहीं हम लोग बात करें, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्टेंस यानी कि दूरी, टाइम यानी कि समय, स्पीड यानी कि गति, वॉल्यूम यानी कि आयतन, टेम्परेचर यानी कि तापमान, मास यानी कि द्रव्यमान, वर्क यानी कि कार्य, डेंसिटी यानी कि घनत्व, पावर यानी कि शक्ति। ये सारा एग्जाम्पल है स्केलर का। अब बात करते हैं वेक्टर का। वेक्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश, ठीक है। इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है, और डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होती है। इसका एग्जाम्पल है आपका डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर को समझिए, हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, ये आपका पिच है,
पिच है, पिच में कोई प्लेयर यहाँ से, तो विराट कोहली यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, 1 रन ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक है आपका मान लीजिए कि 22 गज, ठीक है 22 गज है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया 22 गज, ठीक है। और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट वो भी हो गया 22 गज, क्योंकि वो गया है। लेकिन अगर वो जाके वापस आ गया विराट कोहली, तो दूरी तो हो गया 22 44 गज, लेकिन विस्थापन हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को जोड़ दीजिएगा तो विस्थापन हो जाता है। यानी कि अगर कोई ऐसे 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 चला है, तो ये पहला बिंदु और लास्ट बिंदु को जोड़ दीजिएगा तो वही हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसके बीच का, किसी भी 2 पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसीलिए उसमें डायरेक्शन होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई ऐसे ऐसे गया, तो पहला बिंदु से लास्ट बिंदु ये डायरेक्शन हो गया ना इधर। मान लिए अगर पहला बिंदु यहाँ, लास्ट बिंदु यहाँ रहता, तो ये होता डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, इसीलिए ये वेक्टर है। यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। वेलोसिटी ये वेग है, जैसे कि आपका स्पीड क्या है, गति जो है वो स्केलर है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बोल देंगे 20 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन आपको बोल दीजिएगा 20 किलोमीटर पर सेकेंड उत्तर, नॉर्थ, तो वो हो उसमें आप डायरेक्शन लगा दिए ना, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ये भी आपका क्या है? वेक्टर है, ठीक है। फोर्स, फोर्स भी वेक्टर है। वेट यानी कि भार, वेट एक्चुअली एक फोर्स ही है। पृथ्वी जिस फोर्स से खींचती है उसी को तो वेट बोलते हैं। तो फोर्स जो है वो वेट, देखिए वेट और मास में अंतर होता है, याद रखिए। द्रव्यमान और वेट में अंतर होता है। द्रव्यमान हमेशा 2 kg रहेगा। मान लीजिए कोई नमक का 2 kg का नमक है, ठीक है, 2 kg का नमक है, इसको चंद्रमा पर भी ले जाइएगा ना, तो इसका द्रव्यमान 2 ही kg रहेगा। लेकिन इसका वेट अगर मान लीजिए, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्राम, यानी कि मास हो गया 2 kg और जी 2g, वेट इसका क्या हो गया? 2g। अगर किसी का मास है 2 kg, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 2g, यानी कि 2 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वेट। यानी कि वेट जो है वो एक्चुअली एक फोर्स है। अगर चंद्रमा पर जाएंगे तो वेट बदल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो फोर्स होता है, जो जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, उसका 1/6 बल लगता है चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर फोर्स कम हो गया, यानी कि वेट भी कम हो गया, लेकिन मास नहीं बदलेगा। इसलिए मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता है, दिशा होती है। टॉर्क का बात करें, टॉर्क भी एक फोर्स है। जैसे किसी वस्तु को सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराने के लिए हम लोग को फोर्स चाहिए, लेकिन किसी को सर्कुलर मोशन में या फिर रोटेशनल मोशन में मूव कराने के लिए हम लोग को टॉर्क का जरूरत पड़ता है, यानी कि बलाघूर्ण की जरूरत पड़ती है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क बराबर फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू रेडियस, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि संवेग, संवेग इसका फॉर्मूला था P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी। और ये मोमेंटम जो है ये भी आपका वेक्टर है। करंट डेंसिटी का बात करें, धारा घनत्व का बात करें, तो ये भी एक वेक्टर है। तो आपको हम बाद में बताएंगे, जितना भी चीज बताएंगे उसमें ये बता देंगे कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। वेक्टर का कुछ रूल होता है, ठीक है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। लॉ ऑफ एडिशन का 2 रूल होता है, एक तो ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल, और एक पैरेललोग्राम रूल, पैरेललोग्राम रूल। देखिए ट्रायंगल रूल क्या बोलता है? अगर कोई वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, तो यहां से यहां मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। वेक्टर के ऊपर में एक एरो साइन दिखाते हैं, एरो साइन से दिखाते हैं। ए है यानी कि स्केलर है, इसके ऊपर एरो दिखा दिए यानी कि ये वेक्टर है, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल यही बोला, ये अगर आपका ए है और ये आपका बी है, तो तो इससे इसको जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा ए प्लस बी, तो वो होता है ट्रायंगल लॉ। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है? ये है ए और ये है बी, ठीक है, ये है बी, तो आप इससे एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बताएगा ए प्लस बी और दूसरा डायगोनल बताएगा ए माइनस बी, ये होता है पैरेललोग्राम। तो वेक्टर लॉ का एडिशन का 2 तरीका है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर जो है वो आपका, इसके पास डिस्टेंस भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है, क्यों? ये क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। प्रेशर का भी एक डायरेक्शन होता है, दाब नीचे लगता है या कभी ऊपर लगता है, कभी राइट साइड लगता है, कभी दाब का भी एक डायरेक्शन होता है।
लेकिन फिर भी ये स्केलर है, क्यों? तो देखिए, वेक्टर एडिशन का दो तरीका हम आपको बताती हैं, ट्रायंगल लॉ त्रिभुज का नियम और पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का नियम। जैसे मान लीजिए ये A है और ये B है, तो यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा A प्लस बी, यानी कि P से R को मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा A प्लस बी, किसी के ऊपर दिखा रहा है यानी कि वो वेक्टर है। अब पैरेललोग्राम में क्या बोलता है, ये A है ये B है, तो एक पैरेललोग्राम बना दीजिए यानी कि समांतर चतुर्भुज बना दीजिए। उसका एक डायगोनल जो है वो बताएगा A प्लस बी और दूसरा डायगोनल यानी कि SQ, दूसरा डायगोनल बताएगा A माइनस बी। ठीक है, डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो ये दोनों लॉ फॉलो करना चाहिए वेक्टर होने के लिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर है इसके पास डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर एडिशन के लॉ को, रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर जो है वो स्केलर है। चलिए, ये क्वेश्चन का भी आपको डाउट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यूनिट मापने की पद्धति। यूनिट मापने की पद्धति जो है, पहले सबसे पहले एफपीएस सिस्टम आया था, फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि ये इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम यानी कि एफपीएस सिस्टम। लंबाई नापेंगे फुट में, एफ यानी कि फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। लंबाई का यूनिट हो जाएगा, इकाई हो जाएगा फुट, वजन का हो जाएगा, वेट का आपका पाउंड, और समय का हो जाएगा सेकेंड। तो अब देखिए, इसमें कुछ कुछ दिक्कत आने लगा, तो इस सिस्टम को हटा दिया, बोला कि नहीं ये मतलब सटीक नहीं है, इसको मतलब ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। फिर नापा सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। सेंटीमीटर हो गया लंबाई का, ग्राम हो गया वेट का, और टाइम हो गया, टाइम का हो गया सेकेंड। अब देखिए, सीजीएस सिस्टम में आपका फोर्स का क्या यूनिट होता है, डाइन, और जो आपका नॉर्मल आपका एसआई यूनिट है उसमें फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो एक न्यूटन में कितना डाइन होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक न्यूटन में आपका 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में आपका एनर्जी का यूनिट होता है अर्ग। अर्ग क्या होता है, अर्ग। तो एक जूल में कितना अर्ग होता है, 10⁷ अर्ग होता है। जूल जो है वो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम, मीटर केजी सेकेंड, मीटर किलोग्राम और सेकेंड, यानी कि लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, वेट का यूनिट हो गया किलोग्राम, और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। देखिए, एफपीएस भी सही नहीं था, केजीएस भी सही नहीं था, सीजीएस भी सही नहीं था, सबसे बेटर एमकेएस रहा। लेकिन एमकेएस में कुछ कुछ चीज जो है वो ऐड नहीं था, जैसे टेम्परेचर का क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं अधूरा था। तो एमकेएस सिस्टम को ही थोड़ा और बढ़ा दिया गया, आ गया ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट एमकेएस सिस्टम का ही बढ़ा हुआ रूप है। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कहीं कहीं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स भी लिख देता है। तो देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। आगे, ऐसा यूनिट जो है इसे सबसे पहले फ्रांस, पेरिस ने 1971 में अपनाया। फ्रांस ने अपनाया सबसे पहले ऐसा यूनिट को 1971 में। इसे दो पार्ट्स में बांटा है। ये एक्चुअली में है क्या, एमकेएस का ही विस्तृत रूप है, एमकेएस का विस्तृत रूप है, बढ़ा हुआ रूप है, क्योंकि इसमें भी मीटर केजी सेकेंड होता है और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज भी होता है। देखिए, इसमें दो पार्ट में बटा है, एक तो फंडामेंटल यूनिट, दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी कि एक मूल मात्रक और एक पूरक मात्रक। मूल मात्रक है टोटल 7, 7 गो इसका फंडामेंटल यूनिट है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि एसआई यूनिट में कितना फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है, तो 7 गो है। कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पे याद कर लेते हैं। मास का होता है किलोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं केजी। लेंथ का होता है मीटर, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं स्मॉल एम। टाइम का होता है सेकेंड, जिसको स्मॉल बोलते हैं स्मॉल एस। टेम्परेचर का होता है केल्विन, जिसको बोलते हैं कैपिटल के। करंट का होता है एम्पियर, जिसको लिखते हैं ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं कैंडेला, शॉर्टकट में लिखते हैं सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों की मात्रा, उसका होता है मोल, शॉर्टकट में लिखते हैं एम ओ एल, एम ओ एल। तो ये है आपका फंडामेंटल यूनिट, टोटल 7। ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है 2 गो, पूरक मात्रक भी होता है। तो ये 2 गो कौन कौन होता है, एक तो होता है प्लेन एंगल, जिसका यूनिट होता है रेडियन, दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। अब समझिए अंतर क्या है दोनों में। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई भी दो लाइन है, दो लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे रेडियन। ठीक है, ये हमेशा 2D में होता है, 2 डायमेंशन में होता है प्लेन एंगल। लेकिन सॉलिड एंगल का बात करें, मान लीजिए कोई स्फेयर है, स्फेयर मान लीजिए यहाँ पे हम आपको बनाते हैं, ये आपका स्फेयर है, ये सेंटर है, और ऊपर में को गोल काट लिए, तो आपका अंदर में जो एंगल बनेगा वो गोल बनेगा ना।
जैसे मान लीजिए स्फेयर का है, ये काट लिए, बाहर से काट लिए, अंदर में जो बनेगा एंगल वो गोल बनेगा। तो ये जो एंगल होता है सॉलिड एंगल वो 3D में बनता है, ठीक है। और ये जनरली एक कोन की तरह होता है। देखिए आपको लगेगा कि एक कोन है, क्या लगेगा, एक कोन है। यही जो आपका बनता है बीच में एंगल, गोल था एंगल, इसको बोलते हैं एंगल, इसको स्टेरेडियन। स्टेरेडियन शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे रेडियन और स्टेरेडियन को, तो ऊपर में देखिए हम दिखाते हैं। रेडियन को शॉर्टकट में RAD, RAD, और स्टेरेडियन को STRAD, STRAD। तो ये आपका तरीका है रेडियन और स्टेरेडियन लिखने का। अब देखिए एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक रेडियन कितना हो जाएगा, एक रेडियन हो जाएगा, पाई को नीचे कर दीजिए, 180 बटा पाई। पाई का वैल्यू आप 3.14 डाल दीजिए, 3.14। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 180 बटा 3.14 आ जाएगा 57 डिग्री, 57.296 डिग्री, 57.296 डिग्री। और याद रखिए ये एग्जाम में VVI है, पूछता है एक रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 57.296 डिग्री। हम लोग तो जनरली क्या पढ़े हैं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, हम लोग डिग्री में पढ़े हैं, लेकिन डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का यही तरीका है, एक रेडियन बराबर 57.296 डिग्री। ठीक है, आगे। तो ये तो हो गया आपका SI यूनिट में फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट। एक होता है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, जो हम लोग इस फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट का यूज करके बना दें। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखिए मीटर भी आया, सेकेंड भी आया। मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, देखिए मीटर फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड आपका क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जब दोनों मिल गया, मीटर पर सेकेंड बनाया, तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट बनता किससे, फंडामेंटल यूनिट से बनता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जिसे फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यानी कि घनत्व। ठीक है, इसका यूनिट वॉल्यूम यानी कि आयतन, सॉरी आयतन। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, यानी कि मीटर गुने मीटर गुने मीटर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर गुने मीटर। यानी कि देखिए ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर एरिया का यूनिट बन रहा है, तो ये हो गया डेराइव्ड यूनिट। डेंसिटी का बात करें, डेंसिटी क्या होता है, मास बट्टा वॉल्यूम। मास बट्टा वॉल्यूम, यानी कि मास का हो गया केजी, वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। तो भाई अभी ना पढ़े मीटर क्यूब। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बट्टा टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखता है, मीटर पर सेकेंड, एस के ऊपर -1 लिख देगा, ये भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी बटा टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का बात करें तो ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो हम लोग क्या लिखेंगे, केजी, और एक्सेलरेशन का भी पढ़े हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसी को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग लिख देते हैं न्यूटन। न्यूटन यानी कि एन। हम आपको पहले बता दिए हैं, एक न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन, और एक जूल में कितना होता है, 10⁷ अर्ग। और डाइन और अर्ग जो है CGS यूनिट है, फोर्स और एनर्जी का। आगे जी का यूनिट आपसे निकालने बोलेगा, जी का यूनिट। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू, फोर्स का यूनिट हम लोग पढ़े F इक्वल टू जी m1m2 बटा आर स्क्वायर। तो जी का जब हम लोग को निकालना है तो आर स्क्वायर इधर चल जाएगा, m1m2 नीचे आ जाएगा। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर बटा m1m2। ठीक है, m1 का भी केजी है, m2 का भी केजी है, तो केजी स्क्वायर हो गया। और ऊपर में फोर्स का क्या हो गया, फोर्स का यूनिट देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन ही लिख लीजिए, इसका यूनिट न्यूटन ही लिख दीजिए, न्यूटन। और ये आर स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया, जी का यूनिट हो गया। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन पढ़ लेते हैं, जिसको विमीय सूत्र भी बोलते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन जो है थोड़ा सा उससे अलग होता है। भौतिक राशि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, मूल राशियों के संकेत के रूप में इसको दर्शाया जाता है। मूल राशि आपका तीन होगा, मास, लेंथ और टाइम। और कुछ कुछ जैसे है आपका कैंडेला का CD हो जाएगा, मोल का MOL हो जाएगा, टेम्परेचर का K हो जाएगा, एम्पियर का A हो जाएगा। तो इसी फंडामेंटल राशि के रूप में अगर हम लोग किसी चीज को दिखा दें तो वो हो जाएगा आपका डायमेंशन। जैसे आपका यहाँ पे न्यूटन था, तो न्यूटन नहीं आएगा, वो मास, लेंथ और टाइम यही सबके बेसिस पे आएगा। मास को हम लोग M लिखेंगे, केजी नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। डायमेंशन जब भी बोलेगा, विमीय सूत्र निकालने बोलेगा, तो मास को केजी नहीं लिखेंगे, केजी होता है डेराइव्ड यूनिट में। मास को M लिखेंगे, लेंथ को L लिखेंगे, टाइम को T लिखेंगे, मोल को MOL लिखेंगे, एम्पियर को A लिखेंगे,
कैंडेला को CD लिखेंगे, टेम्परेचर को K लिखेंगे। यही तरीका है आपका डायमेंशन निकालने का। याद रखिएगा, लेंथ जो है किसको किसको समझेंगे, दूरी को भी हम लोग लंबाई ही समझेंगे, विस्थापन को भी लंबाई समझेंगे। लंबाई तो लंबाई है ही, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, इसको भी लंबाई ही समझेंगे, चौड़ाई को ही लंबाई ही समझेंगे, ऊंचाई को भी लंबाई ही समझेंगे, यानी कि जिसमें जिसका भी यूनिट मीटर है सबको L लिख देंगे। अब जैसे देखिए दूरी, अब इससे हम लोग निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे? दूरी, विस्थापन, तरंग दैर्घ्य, इस सब का यूनिट क्या होता है, लंबाई यानी कि L। L हो जाएगा, L इसका यूनिट क्या हो जाएगा, L। यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मास हो गया 0, L हो गया 1, टाइम हो गया 0। मास, लेंथ और टाइम में MLT के रूप में इसको लिखना है, MLT के रूप में लिखना है। ठीक है, अब समझिए चाल। चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड यानी कि मीटर पर सेकेंड। चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बट्टा समय। तो दूरी का तो हो गया L बट्टा समय का T के ऊपर -1, LT -1। लेकिन इसमें तीनों चाहिए, M को कर दिए 0, L को कर दिए 1, T को -1। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। उसी तरह वेग का बात करते हैं। वेग भी आपका होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन तो वही है जो आपका दूरी है, तो वही हो जाएगा सेम, LT -1। त्वरण का बात करते हैं, एक्सेलरेशन, यानी कि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम लोग बोलते हैं वेग में परिवर्तन बट्टा समय। वेग में परिवर्तन बट्टा समय यानी कि वेग बट्टा समय, v बट्टा टी। तो v का हम लोग का क्या होता है, LT -1। v का वेलोसिटी का क्या होता है, LT -1। अभी हम लोग निकाले हैं ना LT -1। और टाइम का हो गया t। तो ये t जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, LT -2। एक -1 तो था ही पहले से, एक और t ऊपर जाएगा तो LT -2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T -2। आगे एरिया का देखिए, एरिया का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई का भी L, चौड़ाई का भी L, और L और L मिलके हो गया L का पावर 2। यानी कि इसको लिख सकते हैं m0 L2 T0। L2 यानी कि इसमें m और t नहीं है, इसलिए m और t को 0 कर दिए। वॉल्यूम का बात करें तो इसका क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका हो जाएगा L3 यानी कि m0 L3 T0। डेंसिटी का अगर हम बात करें, डेंसिटी, तो इसको हम लोग घनत्व बोलते हैं, यानी कि द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। और इसका क्या हो जाएगा, m बट्टा L3, m बट्टा L3। इसको क्या बोल देंगे, m1 L-3 T0, m1 L-3 T0। ठीक है, m1 L-3 T0। आगे याद करते हैं फोर्स। फोर्स का आपको याद रखना है, ये आप याद रखिए, फोर्स और वर्क का अगर आप याद कर लिए तो आपको सारा का डायमेंशन आप निकाल लीजिएगा। फोर्स का आपको रट जाना है, रट जाना है। फोर्स का क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का हम लोग क्या लिखेंगे, मास m। और त्वरण का भी पढ़ चुके हैं, त्वरण का देखिए पढ़े हैं ना, यहाँ पे आ गया त्वरण LT -2। क्या हो गया, m और LT -2, यानी कि MLT -2। आपको याद रखना है MLT -2, MLT -2। तो फोर्स का क्या हो गया, MLT -2, रट लेना है आपको। आगे वर्क, वर्क का हम लोग बोलते हैं कार्य। इसका क्या वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि आपको फोर्स याद हो गया है MLT -2, ठीक है, तो इसी में आप बैठा दीजिए। फोर्स का क्या हो गया, MLT -2, और d का डिस्टेंस का L हो जाएगा। तो L और L2 को हो जाएगा, तो ML2T -2, ML2T -2। क्योंकि जो वर्क का होगा वही आपका एनर्जी का भी होगा, क्योंकि एनर्जी का यूनिट वही होता है जो वर्क का होता है, जूल, दोनों का जूल ही होता है। ठीक है, और यही यूनिट आपका हो जाएगा हीट का भी, हीट का भी यही हो जाएगा, जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, वही हीट का होगा। आगे बात करते हैं पावर। पावर जिसको हम शक्ति बोलते हैं, पावर होता है वर्क बट्टा टाइम। अब चूंकि वर्क हम लोग याद कर चुके हैं, रट चुके हैं, ML2T -2, ML2T -2 बट्टा T। ठीक है, तो T जो है एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T -3, ML2T -3। आगे बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बट्टा एरिया। आपको फॉर्मूला याद है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बट्टा एरिया। तो फोर्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, MLT -2। ठीक है, और एरिया का होता है L2। तो नीचे में 2 L है, ऊपर में 1 L है, तो ऊपर में एगो माइनस में बचेगा, ML -1 T -2। सरफेस टेंशन का बात करते हैं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बटा लेंथ। फॉर्मूला होता था फोर्स बटा लेंथ। फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं MLT -2, और लेंथ, तो एक लेंथ नीचे और ऊपर वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, M और T -2। तो L को कर देंगे 0। चार्ज यानी कि आवेश, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = IT, Q = IT। I का क्या होता है, करंट है तो एम्पियर, और टाइम का हो गया AT, यानी कि M0 L0 T1 A1। यही हो गया इसका फॉर्मूला चार्ज का। पोटेंशियल का बात करते हैं, जिसको यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है वोल्ट।
तो इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो जो V होता है ये वर्क बट्टा चार्ज, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क बट्टा चार्ज। अब देखिए वर्क का यूनिट क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क का यूनिट mL2T-2, बोले थे याद करने के लिए वर्क और फोर्स का होता है mL_T-2, वर्क का होता है mL2T-2, ये दोनों याद रख लीजिए आप। तो वोल्टेज जो होता है पोटेंशियल W बट्टा Q, यानी कि वर्क बट्टा चार्ज। तो वर्क तो आप पढ़ लिए mL2T-2, और चार्ज का होता है AT, चार्ज का भी पता है ना AT। तो जब इसमें देखिएगा तो एक T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा mL2T-3 A-1, इसको -1 कर दीजिए, A-1, ये हो गया -1। आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला? आपका होता है वोल्टेज बटा करंट, ये ओम्स लॉ के द्वारा होता है। ओम्स लॉ यही बोलता है V = IR। तो यही ओम्स लॉ के द्वारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V/I, यानी कि mL2, हम V का फॉर्मूला अभी निकाल चुके हैं, mL2T-3 A1, mL2T-3 A-1, और ये हो जाएगा आपका I का एम्पियर। तो 1 एम्पियर फिर ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m1L2T-3 A-2। उसी तरह आप कंडक्टेंस का बात करें तो कंडक्टेंस होता है 1 बटा रेसिस्टेंस, तो इसी को उल्टा कर देंगे, जो 1 में था वो -1 कर देंगे, 2 में था -2 कर देंगे, -3 में था उसको +3 कर देंगे, -2 को क्या कर देंगे +2। तो ये तरीका था आपका निकालने का, जितना भी डायमेंशनल फार्मूला है वो निकालने का, ये बहुत बेहतरीन फार्मूला था। अब आते देखिए, यदि प्लैंक्स कांस्टेंट का विमीय सूत्र MA_LA_TC है तो A² + B² + C² वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले आपको समझना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है हम इसमें जानते हैं, E = hc/λ। इसी h को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो E तो हो गया आपका एनर्जी, E क्या हो गया? एनर्जी का लिख दीजिए mL2T-2, ठीक है। h तो हम लोग को निकालना ही है। C क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का क्या हो जाएगा? LT-1, ठीक है। और लेमडा तो लेंथ का है तो L, तो ये L और L कट गया, बचा क्या? T-1। तो H हमारा क्या हो जाएगा? H हो जाएगा हमारा, T को उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? mL2T-2 बट्टा T-1, तो एक T कट जाएगा, mL2T-1। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, M के ऊपर में A है, L के ऊपर में B है, और T के ऊपर में C है, यानी कि M के ऊपर में 1 हो गया ना यहाँ पे 1, यानी कि A हो गया हमारा 1, B हो गया हमारा 2, C हो गया हमारा -1। आपसे पूछ क्या रहा है? A² + B² + C² का वैल्यू पूछ रहा है। तो A हमारा हो जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, B हो जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, C हो जाएगा 1, यानी कि -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 1 हो जाएगा 6, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपका पूछेगा पावर वाला तो आप तुरंत बना दीजिएगा। अब कुछ प्रॉब्लम पूछता है डायमेंशन से रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम आपका पूछता है डायमेंशन से रिलेटेड। तो देखिए कभी भी आपको कुछ ट्रिक याद रखना है, जो भी डायमेंशन आपका LHS का होगा वही डायमेंशन आपका RHS का भी होगा, यानी कि A का डायमेंशन जो होगा LHS में वही B का डायमेंशन होगा RHS में। यही डायमेंशनल फार्मूला बोलता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फार्मूला गलत है, हम लोग बोल देंगे कि नहीं वो फार्मूला सही हो ही नहीं सकता है। जैसे देखिए A = B + C - D, तो जब भी ऐसा साइन हो, कोई चीज प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ हो, तो सब का डायमेंशन सेम होता है। यानी कि जैसे A का डायमेंशन जो भी होगा, मान ली A का डायमेंशन मीटर है, तो B का भी मीटर ही होगा, C का भी मीटर ही होगा, D का भी मीटर ही होगा, यानी कि जो भी प्लस से साइन से जुड़ा हुआ है उसका सेम होगा डायमेंशन फार्मूला। जैसे देखिए फार्मूला आप देख लीजिए, S = UT + ½ AT²। तो प्लस से पहले क्या है? UT, और प्लस के बाद क्या है? ½ AT², यानी कि UT और ½ AT² किससे जुड़ा हुआ? प्लस से जुड़ा हुआ। तो अब देखिए LHS का आपका क्या है यूनिट? L, तो RHS का भी यूनिट L होना चाहिए। RHS 2 सिंबल से बना, इससे और इससे, यानी कि ये भी आपका L होगा और ये भी आपका L होगा, यानी कि आपका U जो है ये आपका देखिए निकाल देते हैं, LT-1, ये तो स्पीड है और T हो गया टाइम, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो T-1 और T कट जाएगा, बचेगा L, तो प्रूफ हो गया। अब उसी तरह ½ AT², तो A का क्या हो जाएगा? LT-2 और T2 यानी कि T2, तो -2 और +2 कट जाएगा, बचेगा L। तो देखिए ये आपका प्रूफ हो गया है कि जब भी आपका लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सबका डायमेंशन सेम होगा, और जो प्लस से जुड़ा हुआ है उसका भी डायमेंशन सेम होगा। जैसे V² = U² + 2AS, तो V² वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा?
L2 और T माइनस टू। उसी तरह यू स्क्वायर का भी वही होगा और 2AS का भी वही होगा। देखिए प्रूफ कर देते हैं। ए एक्सेलरेशन हो गया LT माइनस टू और S हो गया डिस्टेंस, तो उसका हो गया L, तो L हो गया L स्क्वायर T माइनस टू, हो गया प्रूफ। तो यही तरीका है, आपको इससे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको दे देगा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि फोर्स है आपका XT प्लस YV प्लस ZA, इस टाइप का आपका कोई फोर्स है, ठीक है। आपसे बोलेगा जहाँ टी पर, टी क्या है, टाइम है, तो आपसे बोलेगा कि XYZ का बीमा बताइए। टी क्या है आपका, टाइम है। भी क्या है आपका, वेग है। और ए क्या है आपका, त्वरण है, यानी कि एक्सेलरेशन है। तो आप हम लोग तो टाइम का तो क्या बोलते हैं, टाइम को हम लोग टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी। वेलोसिटी का, वेग का क्या बोलते हैं, LT-1। और त्वरण का क्या बोलते हैं, LT-2। ये सबको पता है, ये सबको पता होना चाहिए। आगे हम लोग XYZ का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो लेफ्ट साइड में क्या है, फोर्स। तो इसका वैल्यू भी फोर्स होगा, इसका वैल्यू भी फोर्स होगा, इसका वैल्यू भी फोर्स होगा। यही तो हम बताए हैं आपको। अगर ये L है तो ये भी आपका L होगा, ये भी आपका L होगा। ये अगर आपको L स्क्वायर T-2 है तो ये भी आपका L स्क्वायर माइनस टू T-2 होगा, ये भी आपको L स्क्वायर T-2 होगा। तो यही टेक्निक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का डायमेंशन देख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन हम आपको याद करने के लिए बोलते हैं MLT-2, जो कि LHS में है। तो RHS में जितना भी टर्म होगा वो वही होगा, MLT-2 फोर्स का जो यूनिट होगा वही होगा। यानी कि x इंटू टी जो है MLT-2 होगा, यानी कि x हमारा कितना हो जाएगा, MLT-2 बट्टा टी। तो टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का यूनिट MLT-3। उसी तरह यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। अब भी कितना है हमारा, LT-1, ये हो जाएगा MLT-2। जब उधर कर देंगे हम लोग MLT-2 बटा LT-1, तो ये कितना हो जाएगा, L और L कट जाएगा, बचेगा ये हम अब आपका MT-1। उसी तरह यहाँ Z है और एक्सेलरेशन का होता है LT-2 बराबर MLT-2। तो Z हमारा क्या हो जाएगा, MLT-2 बटा LT-2। Z हमारा क्या हो जाएगा, M। ये आपको तरीका अगर समझ में आया तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। और बाकी हम लोग देखते हैं आगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जनरली आपको बिहार एसएससी में आपको ये चीज नहीं पढ़ना है, इग्नोर कर दीजिए इसको। डायमेंशन वाला नहीं पूछेगा, इग्नोर कर दीजिए, एकदम नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला आपसे निकालने बोलेगा, बस ये सब पूछ देगा। ये P बराबर, ये सब ग्रुप डी में पूछता है। किसमें पूछता है, ग्रुप डी में पूछता है। आपसे एनटीपीसी में पूछ देगा, आपसे एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछ देगा, लोको पायलट और टेक्नीशियन वाले एग्जाम में पूछ देगा। बिहार का कोई भी एग्जाम इतना टफ का लेवल साइंस का ले ही नहीं जा सकता है। अब आते देखिए, यदि P है आपका F(x²) YE + ZT, जहाँ पे P क्या है, दाब है, प्रेशर है, F क्या है, बल है, और E क्या है, एनर्जी है, तो हम, और T क्या है, तापमान है। तो XYZ का मान निकालना है, बीमा निकालना है। देखिए P है हमारा प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, ML-1 T-2। हम आपको पहले बता चुके हैं डायमेंशन इसका, ML-1 T-2, यानी कि इसका यूनिट भी वही होगा जो प्रेशर का है, क्योंकि LHS में है। इसका यूनिट भी वही होगा प्रेशर, इसका यूनिट भी वही होगा प्रेशर, यानी कि F(x²) का यूनिट क्या होगा, F(x²) का यूनिट प्रेशर वाला होगा। उसी तरह y इंटू ई भी प्रेशर वाला होगा, Z इंटू टी भी आपका प्रेशर वाला होगा। तो देखिए इसको F का यूनिट लिख दीजिए, क्या होता है, MLT-2 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर ML-1 T-2। तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ML-1 T-2 बटा ML-T-2। देखिए T-2 कट गया, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका, हाँ m भी कट जाएगा, बचेगा क्या, L-1 L-2 होगा। तो एक्स स्क्वायर है आपका L-2, एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा L-1, एक्स हमारा निकल गया L-1। अब हम लोग बात करते हैं y में, जाते हैं y इंटू ई एनर्जी है, एनर्जी का हम लिख देते हैं ML2 T-2। हम लोग को याद रहना चाहिए कि फोर्स का यूनिट ये होता है, एनर्जी का यूनिट ये होता है, याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अब हम लोग आगे आते हैं, ये बराबर हो जाएगा ML-1 T-2, यानी कि हम लोग सबको उधर कर देंगे, हो जाएगा ML-1 T-2 बट्टा ML2 T-2। T-2 कट जाएगा, ठीक है, M भी कट जाएगा, बचेगा क्या, L-1 L-3 हो जाएगा। तो y का क्या हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा L-3, y हमारा क्या हो जाएगा, L-3। उसी तरह यहाँ पर Z आप लोग बना लीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा Z कैसे बनाएंगे।
टी तो टाइम है, जेड तो और आसान है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू बटा टी, ये टी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस थ्री, एम एल माइनस वन टी माइनस थ्री, ये हमारा जेड भी निकल गया। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जो लोग समझ गए इसको बना दीजिएगा। आगे किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। जैसे ऊर्जा का, एनर्जी का सूत्र आपको दिया है, बल, त्वरण, समय के रूप में क्या होगा, आपको बोल रहा है ऊर्जा का सूत्र जो है बल, त्वरण और समय के रूप में क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ऊर्जा का सूत्र बल, त्वरण और समय के रूप में इस तरह से होगा। मान लीजिए एफ का पावर ए, एक्सेलरेशन का पावर बी और टाइम का पावर सी, ये होगा। ठीक है, अब ऊर्जा का तो हम लोग जानते ही हैं एम एल टू टी माइनस वन टी माइनस टू, फोर्स का जानते ही हैं एम एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का जानते ही एल टी माइनस वन, टाइम का तो टी है ही। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग लिख देते हैं, ऊर्जा को ये लिख दिए, फोर्स को ये लिख दिए, एक्सेलरेशन को ये लिख दिए और टाइम को ये लिख दिए, सबका पावर में घुसा दीजिए। जैसे यहाँ ए को घुसाएंगे तो क्या हो जाएगा एम का पावर ए, एल का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर एल का पावर बी होगा, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, एल का पावर ए प्लस बी। टाइम का पावर देखिए यहाँ पर है 2a, यहाँ पर टाइम का पावर 2b, यहाँ टाइम का पावर c, तो माइनस 2a माइनस 2b प्लस c। तो दोनों तरफ इक्वेट कर दीजिए LHS और RHS को। हम बताए थे कि LHS और RHS का डायमेंशन सेम होता है, इसलिए m के ऊपर में क्या है a, यहाँ m के ऊपर में 1, यानी कि a आ गया हमारा 1। ठीक है, उसी तरह l के ऊपर में 2, यहाँ पर है a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी हो गया आपका 2। ठीक है, लेकिन a तो 1 था तो b भी आ गया 1। ठीक है, तब ना 1 और 1 2 होगा। अब तीसरा माइनस 2a माइनस 2b प्लस c, ये होगा -2, यानी कि -2a माइनस 2b प्लस c हो जाएगा -2। a का वैल्यू 1 डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, b का वैल्यू 1 डालेंगे ये भी हो जाएगा -2 और c रहने दीजिए वहाँ पे -2, तो सबको उधर कर देंगे, -2 कट जाएगा, एक -2 उधर +2 हो जाएगा, c हो गया हमारा +2, a आ गया 1, b आ गया 1, c आ गया +2। यानी कि ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग जो मान रहे थे f का पावर a का पावर b, t का पावर c, तो a हम लोग हो गया 1, b हो गया 1, c हो गया 2, f a t2, यही हो गया फॉर्मूला। यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के रूप में इस प्रकार हो जाएगा। अब आपसे देखिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को मूल मात्रक मानेंगे तो द्रव्यमान का विमा क्या होगा, तो वही मास बराबर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के रूप में लिख देंगे और आपका ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। ये होमवर्क है आपका, कर लीजिएगा। आगे आते हैं, अगला हम लोग का है, देखिए कुछ चीज होता है जिसका यूनिट सेम होता है, जैसे वर्क और एनर्जी का यूनिट आपका सेम होगा, सेम यूनिट होता है, सेम। ठीक है, फोर्स, देखिए वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, या इसी को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, लेकिन सॉरी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसका हो गया फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, जब इसको तोड़ देंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे ml2t-2, जो हमको आपको याद करने के लिए बोले थे। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि किसका यूनिट सेम होता है, तो वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट जूल होगा। ठीक है, उसी तरह आपका इम्पल्स और मोमेंटम का भी यूनिट सेम होता है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो देखिए फोर्स इंटू टाइम, यानी कि फोर्स को लिख देंगे न्यूटन, टाइम को लिख देंगे सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। लेकिन न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर एक सेकेंड जुड़ेगा तो एक और सेकेंड वाला घट जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड बचेगा। वेट और फोर्स का यूनिट सेम होता है, क्योंकि दोनों, वेट भी एक तरह का फोर्स है। आगे आते हैं, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है, VBI एग्जाम में आपसे पूछता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट हम आपको पहले करवाए हैं। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट देखिए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR, तो m का हो गया m, v का हो गया आपको LT-1 और r का हो गया l, तो जब इसको ये मिलाइएगा क्या हो जाएगा ml2t-1, और ये तो हो गया डायमेंशन, और यूनिट देखिए, यूनिट आपका क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट का बात करें तो E इक्वल टू hc/λ। ठीक है, तो h हमारा क्या हो जाएगा E इंटू λ/c। E हो गया आपको एनर्जी, डाल दिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, L हो गया हमारा लेंथ और C हो गया स्पीड, LT-1। तो इसको करेंगे तो ml2t-1, तो देखिए दोनों का, इसका भी आया ml2t-1, इसका भी आया ml2t-1, यानी कि दोनों का डायमेंशन सेम होता है।
आप इसको रट लीजिए, जो हम आपको बता डायरेक्टली याद कर लीजिए। वर्क एनर्जी का सेम होता है, इम्पल्स और मोमेंटम का सेम होता है, वेट और फोर्स का सेम होता है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का सेम होता है, स्ट्रेस और प्रेशर का सेम होता है, स्ट्रेस और प्रेशर का सेम होता है। और क्या बोलते हैं, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला, क्योंकि यहाँ देखिए प्रेशर का भी होता है फोर्स बटा एरिया, और स्ट्रेस का भी वही होता है, लगभग सेम होता है। और इसका यूनिट भी आप देख लीजिएगा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया डाल दीजिएगा तो M L-1 T-2, और इसका यूनिट हो जाएगा kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को पास्कल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, पावर को बोलते हैं एनर्जी बटा टाइम, एनर्जी बटा टाइम। और एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही है। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो फोर्स का मास का हो गया केजी, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, और टाइम का हो गया सेकंड, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको भी याद कर लीजिए, रट लीजिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये यूनिट पावर का होता है। और याद रखिएगा, पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है यूनिट ऑफ पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, WATT वाट। और एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर, HP, HP यानी कि हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कुछ आपका हम लोग यूनिट देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो ध्वनि की तीव्रता है उसको मापने के लिए होता है डेसीबेल, DB, डेसीबेल। ठीक है, आपका अगर मान लीजिए सुनने का जो क्षमता है, जो अच्छे से हम लोग सुन सकते हैं, 80 डेसिबल तक हम लोग ठीक से सुन सकते हैं। इससे ज्यादा होगा तो इसको शोर कहा जाता है, शोर, है ना, हल्ला गुल्ला हो जाता है। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स बात करें तो ये होता है ल्यूमेन, ल्यूमेन। यूनिट ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की मोटाई, ओजोन लेयर विथ, विथ कर दीजिए, ओजोन लेयर की जो चौड़ाई है उसका यूनिट होता है डॉप्सन, डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डॉप्सन यूनिट। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, क्यूरी या बैक्वेरल, क्यूरी या बैक्वेरल। ठीक है, और यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको श्यानता बोलते हैं हिंदी में, विस्कोसिटी का यूनिट होता है पॉइज, पॉइज, पॉइज। यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का बात करें तो ये होता है पास्कल। और इसका दो और यूनिट होता है टोर, टोर यानी कि टोरिसेली, टोर। और एक होता है आपका ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। आगे देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर, तो पते हैं A। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस के पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, D। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1 बटा फोकल लेंथ, 1 बटा फोकल लेंथ। ठीक है, आगे यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का बात करें तो इसका होता है कूलॉम यानी कि C। ठीक है, आप शॉर्टकट में क्या लिखते हैं वो भी याद रखिएगा। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, पोटेंशियल को बोलते हैं विभव और डिफरेंस को बोलते हैं अंतर, दोनों मिल जाएगा तो विभवांतर। इसका यूनिट होता है वोल्ट यानी कि V। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, ये होता है वेबर। ये आपको इसको VVI मार दीजिए, टिक मार दीजिए, ये पूछता है एग्जाम में। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, और टेस्ला जो है वो ऐसा यूनिट है, और सीजीएस सिस्टम इसका यूनिट होता है गॉस। टेस्ला का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बटा एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का तो हो गया आपका वेबर, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है आपका टेस्ला। ठीक है, आगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करें, कोणीय विस्थापन का, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसे केवल संख्या से दर्शाते हैं। इसको ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, और अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी कोएफिशिएंट, इलेक्ट्रिसिटी कोएफिशिएंट का यूनिट वही होता है जो स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेस का यूनिट वही होता है जो प्रेशर का होता है। याद रखिएगा, स्ट्रेस का यूनिट, प्रेशर का यूनिट और इलेक्ट्रिसिटी कोएफिशिएंट का यूनिट सब सेम होता है। और इलेक्ट्रिसिटी कोएफिशिएंट जो है, इसमें जनरली आपको 3 को पढ़ना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 चीज आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, ये सब सारा चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये सारा चैप्टर आप सॉलिड वाला, जो क्या बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ना, सॉलिड वाला,
उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है वो होता है चेंज इन कन्फिग्रेशन बट्टा ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। ये भी आपका इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर में अगर लंबाई है तो नीचे भी लंबाई हो जाएगा, ऊपर अगर वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम हो जाएगा, ऊपर अगर एरिया है तो नीचे भी एरिया हो जाएगा, जो कि कट जाएगा। इसीलिए ऊपर नीचे जब कट जाएगा तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, यानी कि ये डायमेंशन लेस होगा, इसका डायमेंशन यानी कि कोई भी विमा नहीं होगा। पॉइजन्स रेशियो का बात करें तो ये होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और ये दोनों कट जाएगा, इसका नो यूनिट, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो पॉइजन रेशियो भी डायमेंशन लेस है। आपसे पूछता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी बताइए, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा आपका रेडियन। ठीक है, जिसका सॉलिड एंगल बोलते, प्लेन एंगल बोलते हैं। आपका स्ट्रेन, आपका पॉइजन्स रेशियो, इस सब में कोई भी आपका डायमेंशन नहीं होता है। एक चीज समझ लीजिएगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है, लेकिन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है। जैसे आप बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा होता है वो डायमेंशन लेस है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन उसका यूनिट होता है रेडियन। यानी कि इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको थ्योरी के तौर पर पूछ देगा कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी आपका, जिसका कोई यूनिट नहीं, इकाई रहित, जिसका कोई इकाई नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, वो डायमेंशन लेस ही होता है। अगर यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, लेकिन डायमेंशन नहीं है तो ई नहीं कह सकते यूनिट नहीं होगा, यूनिट हो भी सकता है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम पूछता है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। जो हम वीवीआई लगा दिए, समझ लीजिए एग्जाम में पूछने का 99% चांस उसका बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स का बात करते हैं। कुछ एक्सपोनेंट्स है, कुछ पावर है जिसको आपको याद रखना है। जैसे 10⁻1, पहले पॉजिटिव वाला पढ़ लेते हैं, सारा पावर पॉजिटिव में है, फिर सारा पावर नेगेटिव में है। तो पॉजिटिव पावर एक साथ याद रखना है, नेगेटिव पावर एक साथ याद रखना है। पॉजिटिव में आते हैं 10⁻1 को बोलते हैं डेका, 10⁻2 को बोलते हैं हेक्टा, 10⁻3 को बोलते हैं किलो, 10⁻6 को बोलते हैं मेगा, 10⁻9 को बोलते हैं गीगा, 10⁻12 को बोलते हैं टेरा, 10⁻15 को बोलते हैं पीटा, और 10⁻18 को बोलते हैं एक्सा। तो यहाँ तक आपको याद रखना है, 18 तक। फिर बात करते हैं माइनस में, तो 10⁻−1 को बोलते हैं डीसी, -2 को बोलते हैं सेंटी, -3 को बोलते हैं मिली, -6 को बोलते हैं माइक्रो, या म्यू भी लिख देते हैं इसको, म्यू। ठीक है, 10⁻9 को बोलते हैं नैनो, -12 को बोलते हैं पीको, -15 को बोलते हैं फर्मी या फेमटो, -18 को बोलते हैं एट्टो। एट्टो, तो ये माइनस वाला और प्लस वाला आपको याद होना चाहिए। आज ही इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आधार है पूरे फिजिक्स का। ये नहीं पढ़िएगा बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में, लेकिन बहुत ये बेस है, आपको बेस क्रिएट कर देता है हर चीज में। चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, बायो पढ़िए, सब जगह आपको जैसा बोलेगा कि आपका सेल का आकार किसमें होता है, आपको बोल देगा कि उसका आकार माइक्रोमीटर में होगा, तो आप माइक्रोमीटर पता रहेगा कि माइक्रो क्या होता है तब ना। तो ये आपको याद करना ही है आपको। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज फर्मी मीटर में होता है, फर्मी मीटर में होता है। तो ये आपको पता चलेगा फर्मी मीटर कितना होता है, तो 10⁻15 मीटर। तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, कुछ हम लोग दूरी का मात्रक देख लेते हैं, दूरी का मात्रक जो बार बार पूछता है। जैसे आप देख लीजिए, नाभिक का आकार किस में होता है, फर्मी मीटर में, यानी कि 10⁻−15 मीटर। अभी बताया हम आपको 10⁻−15 मीटर जो है वो नाभिक का आकार होता है। फिर आपसे अणु यानी कि मॉलिक्यूल का आकार नैनोमीटर में होता है, 10⁻9 मीटर। फिर सेल का आकार यानी कि कोशिका का आकार माइक्रोन में होता है, यानी कि 10⁻6 मीटर। और परमाणु का आकार किस में होता है, वो आप कमेंट कीजिएगा, वो होता है 10⁻10 मीटर। यानी कि आप इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसका आकार क्या होता है। नाभिक -15, अणु -9, सेल -6, और परमाणु -10। अब देखिए कुछ और मात्रक देख लेते हैं। एक माइल में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1609 मीटर बोलते हैं, होना चाहिए था 1.609 किलोमीटर, लेकिन इसको 1600 मीटर ही बोल देते हैं। और ये 1 माइल का ही दौर होता है, आपको दरोगा में या फिर सिपाही वाला एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम आपका 1 माइल ही दौड़ाता है, 1600 मीटर ही दौड़ाता है। नॉटिकल माइल का बात करें, एक समुद्री मील, तो ये होता है 1.852 किलोमीटर, और इसी को 1.15 मील भी बोलते हैं। यानी कि अगर एक नॉटिकल मील में कितना मील है, तो 1.15 मील, या किलोमीटर में बोलेंगे तो 1.852 किलोमीटर। नॉटिकल मील का यूज कहाँ होता है, जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा उसमें आप देखिएगा कि मान लीजिए कोई भी देश है, उसके बाहर
पहला बाहर 12 किलोमीटर तक होता है टेरेस्ट्रियल जोन, उससे 12 से 24 किलोमीटर तक होता है आपका कुछ और एक जोन होता है, और वहां से अगर 200 मीटर 200 नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील, किलोमीटर नहीं है नॉटिकल मील है, ये किलोमीटर नहीं है नॉटिकल मील है, 200 नॉटिकल मील तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका पूछता है ये कितना नॉटिकल मील होता है, तो ये 200 समुद्री मील होता है, नॉटिकल मील होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एंगस्ट्रॉम का अगर आपसे बात करें तो 10⁻10 मीटर होता है, और ये परमाणु का आकार ये इसी में होता है। ठीक है, 1 इंच का बात करें तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 1 फीट का बात करें तो 1 फीट में 12 इंच होता है, और 12 को जब 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसे आपको अगर बनाने बोलेगा कि सेल सबसे बड़ा कौन है, तो सेल है सबसे बड़ा। सेल से छोटा होता है अणु, अणु से छोटा होता है परमाणु, परमाणु से छोटा होता है नाभिक, क्योंकि सेल का आकार हो गया 10⁻6, अणु का आकार हो गया कितना 10⁻9, परमाणु का आकार हो गया 10⁻10, नाभिक का आकार हो गया 10⁻15। आगे आते हैं। किसी की हाइट 5 फीट 5 इंच है, यानी कि लगभग वो 165 सेंटीमीटर है, तो 5 फीट में कितना होता है, 5 फीट का मतलब हो गया 5 इंटू 30.48, ये जो 30.48 अभी निकाले हैं 1 फीट में मल्टीप्लाई कर दिए 152.4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 5 फीट का आपको समझ में आ जाएगा कि 5 फीट बराबर 152 लगभग 152 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 5 फीट यानी कि 152 सेंटीमीटर। दरोगा में कितना मांगता है, लड़की लोग का 155 सेंटीमीटर शायद मांगता है, यानी कि 5 फीट से हल्का सा भी ज्यादा है तो वो 5 फीट 1 इंच भी है तो वो दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगी, मतलब दरोगा के लिए एलिजिबल है, वो हाइट में नहीं छटेगी। ठीक है, लड़का लोग के लिए जो जनरल है या जो जनरल है उसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगता है, 165 सेंटीमीटर हाइट मांगता है, यानी कि मिनिमम 5 फीट 5 इंच होना चाहिए। 5 फीट 5 इंच 165 लगभग में होता है। अब देखिए 5 इंच का कितना होता है, 5 इंटू 2.154, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। चल आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12.7, और 152 और 12.7 को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 165.1 हो जाता है। ठीक है, लगभग 165 सेंटीमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम, याद रखिएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए एक यूनिट होता है फैदम, और एक फैदम में होता है 6 फीट, एक फैदम बराबर 6 फीट। 170 सेंटीमीटर कितना फीट होगा, 170 सेंटीमीटर कितना फीट होगा, तो 5 फीट 6.92 इंच, 5 फीट 6.92 इंच। और 170 सेंटीमीटर जो है वो आपका 152.4 सेंटीमीटर, और जैसे 170 है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 152.4 और बचा कितना 17.6, तो 152.4 को तो बोलते हैं हम लोग 5 फीट, और 17.6 को हम लोग क्या बोलेंगे 6.92, तो क्या हो गया हमारा 5 फीट और 6.92 इंच। ठीक है, एक यार्ड का बात करें तो इसमें 3 फीट होता है, और फीट को हम लोग तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में या मीटर में, 0.914 मीटर होता है एक फीट में, सॉरी एक यार्ड में 0.914 मीटर होता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखते हैं क्या होता है। ये मान लीजिए सन है, सूर्य है, और ये हमारा पृथ्वी है, तो सूर्य का केंद्र से पृथ्वी का केंद्र के बीच का जो दूरी होता है उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी, इसको खगोलीय दूरी बोलते हैं। और खगोलीय दूरी का मान आपको याद रखना है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ये होता है खगोलीय दूरी का यूनिट। याद रखिए ये सूरज और पृथ्वी के बीच का दूरी होता है, ये सूरज और पृथ्वी के बीच का दूरी होता है। आगे बात करते हैं। एक लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष, वो किसके बराबर होता है, एक लाइट ईयर, एक्चुअली में लाइट ईयर देखने से ये लगता है कि ईयर यानी कि ये समय का मात्रक, लेकिन नहीं, एक लाइट ईयर जो है वो दूरी का मात्रक है, ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, और इसका यूनिट कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ये दूरी का यूनिट है। एक पार्सेक का बात करें, पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा यूनिट होता है, और इसका वैल्यू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। स्टार्स की दूरी इसी में मापी जाती है, यानी कि जो चंद्रमाओं की दूरी होती है, तारों की दूरी होती है, सॉरी तारों की दूरी जो होती है वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए उसकी दूरी पार्सेक में मापी जाती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, ये भी आपको याद रखना है। एक पार्सेक कितना होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। आगे बात करते हैं। द्रव्यमान के अन्य यूनिट, जो आपका मास है उसका अन्य यूनिट क्या होता है, और वॉल्यूम का अन्य यूनिट ये देख लेते हैं। द्रव्यमान का मास का कुछ अन्य यूनिट जो है, कुछ फेमस यूनिट है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है। एक ऑन्स कितना होता है 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है क्रिकेट के गेंद का कितना वजन होता है। जब हम गए थे एसएसबी में, सीडीएस का एग्जाम निकाले थे, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, उसमें एसएसबी में गए थे
प्री एग्जाम निकालने के बाद टोटल 6000 बच्चा सेलेक्ट हुआ था एसएसबी के लिए। तो हम लोग टोटल आपका 98 लड़का गए थे। 5 दिन का होता है एसएसबी। पहले दिन इसमें से 26 लड़का बचा, बाकी सब लड़का छट गया। इस 26 लड़का में से मात्र एक लड़का सेलेक्ट हुआ जो कि लखनऊ का था। भाई मैं भी उसमें छट गया था। एसएसबी बहुत टफ होता है, मुझे लगा कि मैं उसके एलिजिबल नहीं हूँ। एसएसबी में आपका देखिए फिजिकल तो देखता ही है, फिजिकल स्ट्रांग होना ही चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए और बौद्धिक रूप से भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए। आपका इंटरव्यू लेगा, आपको इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फोर्स का जो लैंग्वेज है, डिफेंस का जो लैंग्वेज है, वो आपका इंग्लिश ही भाषा है। वहां पर हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि आपका फेवरेट गेम कौन है, हमने सर क्रिकेट है। तो क्रिकेट में पूछा क्रिकेट में गेंद का वजन क्या होता है, हम बोले सर हमको नहीं मालूम है। एक्चुअली में क्रिकेट के गेंद का वजन 5.5 ऑन्स होता है, यानी कि 155.9 ग्राम। एक और क्वेश्चन वहां पे हमसे पूछा था इंटरव्यू में कि जो बॉल जो है वो रिवर्स स्विम होता है, वो किस प्रिंसिपल पर होता है रिवर्स स्विम। तो एक्चुअली इसका आंसर होगा बर्नौलिस थ्योरम, ये हम बता दिए थे। बर्नौलिस थ्योरम, जो क्रिकेट का बॉल होता है उसमें देखिएगा एक तरफ एक साइड जो है उसको रगड़ रगड़ के थूक लगा के या कुछ भी करके पसीना से उसको चिकना कर देगा, और एक साइड रहेगा रफ। एक साइड रहेगा चिकना स्मूथ, एक साइड रहेगा रफ। इससे क्या होता है, बॉल हवा में स्विम कर जाता है। तो ये बर्नौलिस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था, ये हम बता दिए थे, लेकिन क्रिकेट के गेंद का वजन हम नहीं बता पाए थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा लेवल का होता है वहां पे, मतलब आपसे सबसे पहले इजीली क्वेश्चन पूछेगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएगा। मेरा इंटरव्यू लगभग 45 मिनट के अप्रॉक्स चला था। तो अब बात करते हैं एक पाउंड, अगला है हमारा पाउंड। एक पाउंड में होता है 453.6 ग्राम, ठीक है। लगभग इसको हम लोग 454 ग्राम बोल देते हैं, हम तो 454 ही याद किए हैं। आप लोग को अगर एग्जैक्ट याद करना है तो कर लीजिए। बिग शो का वजन, जब WWE देखते थे तो हम लोग कार्ड खेलते थे, है ना, एक कार्ड, उसमें लिखता था बिग शो का वजन कितना है। बिग शो बहुत मोटा होता था, उसका वजन था 520 पाउंड, ठीक है। तो 520 पाउंड यानी कि इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 235.8 किलो होता है। 235.8 किलो होता है। एक कैरेट जो होता है 205 मिलीग्राम, यानी कि 0.2 ग्राम। अब पूछेगा हीरे का एक कैरेट कितना होता है, लगभग 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम का होता है हीरे का एक कैरेट। इसको 205 को लगभग 200 लिख देता है, ठीक है। एक क्विंटल का बात करें तो ये होता है 100 केजी, और एक टन का बात करें होता है 1000 केजी। तो ये सब आपका बहुत पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको याद रख लीजिएगा। वॉल्यूम का बात करते हैं, आयतन का बात करते हैं। एक लीटर होता है 1 डेकामीटर क्यूब, 1 डेकामीटर क्यूब, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1/1000 मीटर क्यूब, दोनों सेम है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करेंगे जब 1 लीटर को डेसीमीटर क्यूब में अगर बदलेंगे तो ये आपका यूज हो जाता है। एक गैलन का बात करें, एक गैलन में कितना लीटर होता है, 3.785 लीटर होता है। देखिए ये सब सवाल अगर आपसे पूछेगा तो आप फंस जाइएगा, आप एग्जाम में नहीं बता पाइएगा। एक बैरल का बात करें तो 159 लीटर होता है, तब आपको याद रखना है एक गैलन में कितना लीटर होता है, एक बैरल में कितना लीटर होता है। चलिए अब कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम में याद रखना है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 5.98 इंटू 10 पर 24 केजी। हम इसको 6 इंटू 10 पर 24 केजी याद रखे हैं, लेकिन एक्चुअली 6 नहीं होता, 5.98 होता है, 6 से थोड़ा सा कम होता है। सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 इंटू 10 पर 30 केजी, 2 इंटू 10 पर 30 केजी। द्रव्यमान का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, CSU, चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर इकाई इसको बोलते हैं। और ये सूर्य का जो द्रव्यमान है इससे भी 1.44 टाइम्स ज्यादा होता है, 1.44 गुना इंटू सूर्य का द्रव्यमान। हम बताए थे ये जो चंद्रशेखर यूनिट है ये आपको बताएंगे जब आपको ब्रह्मांड चैप्टर बताएंगे, तो ब्लैक होल कंसेप्ट यही देने वाले थे। ब्लैक होल का कंसेप्ट जो है यही दिए थे। अब क्या होता है ब्लैक होल, कैसे तारा जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है, वो सब आपको बताएंगे। आगे देखिए, एरिया यानी कि क्षेत्रफल का यूनिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एरिया में आपका यूनिट होता है सबसे पहले एकड़, जब गांव घर में जाइएगा जमीन वमीन का बात होगा तो एकड़ में, बीघा में, ये सब में बात होता है, ठीक है। 1 एकड़ होता है आपका, मीटर स्क्वायर में अगर पूछे तो 4046.94 मीटर स्क्वायर। और अगर गज में बात करें 4840 गज स्क्वायर, 4840 गज स्क्वायर। 1 हेक्टेयर का बात करें तो 10,000 मीटर स्क्वायर। और अगर एकड़ में बात करें 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में होता है 2.47 एकड़, 2.47 एकड़, ठीक है। उसी तरह एक स्क्वायर मील का बात करें तो 640 एकड़ होता है, 640 एकड़। एक बीघा को तीनों में याद रखिए, फीट में भी, गज में भी, मीटर में भी। एक बीघा जो होता है वो 27,000 फीट होता है, फीट स्क्वायर। गज में बात करें तो 3000 गज स्क्वायर। और अगर मीटर स्क्वायर में बात करें तो 20-23.4 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली मीटर में याद करना टफ होता है,
मीटर में इसीलिए कोई याद नहीं करता। जैसे यहाँ मीटर में याद कीजिएगा तो आपको टफ पड़ेगा, गज में याद कीजिएगा तो आसान होगा। 48 40 गज। यहाँ पे गज में याद कीजिएगा तो 3000, एक बीघा में 3000 गज स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एकड़ और बीघा को जब डिवाइड कीजिएगा तो एकड़ में कितना है 48 40 गज स्क्वायर। ठीक है, और बीघा में कितना है 3000। तो 48 40 बटा 3000 तो होता है 1.613, यानी कि एकड़ जो है वो बीघा से बड़ा है। एक एकड़ में 1.613 बीघा होता है, याद रखिएगा। एक एकड़ बराबर 1.613 बीघा, और ये बीघा को उल्टा करिए, एक बीघा बराबर 0.619 एकड़। तो ये आपका कुछ एरिया है जो जमीन वमीन से रिलेटेड जो आदमी है वो इसको याद रखते हैं। अमीन वगैरह को ये मुंह पे याद रहता है, जबान पे याद रहता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना रखिए। ये जनरली नहीं ही पूछेगा आपसे क्वेश्चन, इंटरव्यू में भले पूछ दे, लेकिन ये एरिया वाला क्वेश्चन ये वाला तो नहीं पूछता है। आगे आते हैं, कुछ अदर टाइम का यूनिट देख लेते हैं। कॉस्मिक ईयर है ना, लाइट ईयर तो दूरी का यूनिट है, लेकिन कॉस्मिक ईयर टाइम का यूनिट है। अगर आपसे पूछ देगा एक कॉस्मिक ईयर कितना ईयर होता है, 25 करोड़ वर्ष को बोलते हैं एक कॉस्मिक ईयर। सबसे बड़ा यूनिट है टाइम का। सोलर मास, सौर मास, सोलर मास क्या होता है 30 या 31 दिन। हम लोग का जो महीना होता है चाहे तो 30 दिन का होगा या तो 31 दिन का होगा, उसको बोलते हैं सोलर मास। लेकिन ल्यूनर मास किसको बोलते हैं, 27.3 दिन। एक्चुअली ये होता है 27 दिन 8 घंटा, 27 दिन 8 घंटा होता है। तो इसको सोलर मास, ल्यूनर मास बोलते हैं, चंद्र मास बोलते हैं। ठीक है, और टाइम का सबसे छोटा यूनिट होता है सेक, 10⁻8 सेकंड। इससे भी छोटा होता है प्लैंक सेकंड, प्लैंक सेकंड होता है 10⁻45 सेकंड। सेक को याद रखिएगा 10⁻8 सेकंड, और प्लैंक सेकंड होता है 10⁻45 सेकंड। आगे आते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट ऐसा यूनिट होता है आपका पास्कल, पीए। और एक बार, बार का बात करें तो एक बार में होता है 10 पास्कल, यानी कि 10⁵ न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम 10⁵ कर दीजिए, गलती हो गई, 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, 10⁵ पास्कल। ठीक, आगे आते हैं, एक बार, एक बार को टोरीसेली में भी लिखते हैं, 760 टोर, टोर यानी कि टोरीसेली। एक एटमॉस्फेयर का अगर हम लोग बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको शॉर्टकट में एटीएम लिखते हैं। ठीक है, एक एटीएम होता है 76 mm ऑफ Hg। मरकरी यानी कि पारा जो होता है उसका 76 सेंटीमीटर एक ट्यूब होता है। ठीक है, इस ट्यूब में मरकरी जो है वो कहाँ तक जाएगा, 76 सेंटीमीटर तक जाता है, यानी कि उसको एक एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एक एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या इसको mm में लिखेंगे तो 760 mm ऑफ Hg। ये एग्जाम में पूछता है आपसे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ईवी को। एक जूल में कितना अर्ग होता है पहले ही बता चुके हैं, 10⁻7 अर्ग होता है। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, और अर्ग और डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है, एनर्जी और फोर्स का। क्यू बराबर एन ई, यानी कि चार्ज बराबर एन इंटू ई, यानी कि जो एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज यानी कि चार्ज कभी भी अकेला नहीं हो सकता है, चार्ज कभी भी होगा तो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि चार्ज क्या हो सकता है, एन की जगह 0 ले लीजिए तो 0 हो गया, चार्ज आपका 0 हो सकता है। 1 ले लीजिएगा तो ई हो जाएगा, 2 ले लीजिएगा तो 2 ई हो जाएगा, 3 ई हो जाएगा, 4 ई हो जाएगा। लेकिन चार्ज कभी भी 2.5 ई नहीं हो सकता है, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि एन ई होता है। इसीलिए बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड यानी कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो कभी भी पॉइंट में डेसिमल में नहीं आ सकता है। अब जो हम लोग का लास्ट बचा हुआ टेम्परेचर का यूनिट। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, और सीजीएस यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस। ठीक है, अदर यूनिट इसका है फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखिए डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में बदलिएगा, सॉरी केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलिएगा तो 273 आपको ऐड करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, और आप अगर डिग्री फ़ारेनहाइट का बात कीजिएगा तो ये होता है सेल्सियस 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये आपका होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का तरीका। अब देखिए कुछ चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये है डिग्री सेल्सियस स्केल, ये है फ़ारेनहाइट स्केल, ये है र्यूमर स्केल, और ये है केल्विन स्केल। चारों स्केल को हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, हिमांक और गलनांक आपको समझना है कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। ये हो गया हिमांक यानी कि गलनांक, और क्वथनांक हो गया 100। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट स्केल में बात करें तो पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कितना पे बॉयल होगा 212। र्यूमर में बात करें तो 0 और 80,
और वही केल्विन में बात करें तो 273 और यहाँ 373। अब देखिए इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर है 100 का, इसमें अंतर है 180 का, इसमें अंतर है 80 का, इसमें अंतर है 100 का। यानी कि अगर इसी को हम लोग फॉर्मूला बना दे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिग्री सेल्सियस माइनस कितना पे वो जमा, तो -0 पर जमा, तो सेल्सियस -0, इसको -0 कर दीजिए, सेल्सियस -0, ठीक है, बटा कितना पर बॉयल हुआ, तो 100 बटा 100, ठीक है। उसी तरह फ़ारेनहाइट माइनस कितना पर वो जमा, 32 पर, और कितना अंतर है दोनों में, 180, इस दोनों में अंतर कितना है, 180। उसी तरह र्यूमर -0 क्योंकि जमा कितना पर है, 0 पर है, और अंतर कितना, 80, तो बट्टा 80। केल्विन कितना पे है, 273 पे, दोनों में डिफरेंस कितना है, 100 बटा 100। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, आप किसी से भी किसी में निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा सेंटीमीटर और फ़ारेनहाइट में, सॉरी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, आप ये दोनों को पकड़ लीजिए, आपका निकल जाएगा। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में इस दोनों को पकड़ लीजिए, आपका निकल जाएगा। डिग्री सेल्सियस और र्यूमर में इस दोनों में पकड़ लीजिए, निकल जाएगा। फ़ारेनहाइट और केल्विन में इस दोनों को पकड़ लीजिए, निकल जाएगा। ये आपका यूनिवर्सल फार्मूला हो गया, कभी भी आप निकालना चाहे इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस अगर इसमें इंक्रीज करेंगे, अगर मान लीजिए डिग्री सेल्सियस को आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो फ़ारेनहाइट में आपका 1.8 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, र्यूमर में आपका 0.8 इंक्रीज हो जाएगा, और केल्विन में आपका 1 ही इंक्रीज होगा, क्योंकि डिफरेंस 100 ही है, यहाँ 0.8 है, 180 है ये। यानी कि एक पैमाने का माप सबसे ज्यादा किसमें होता है, र्यूमर में, क्योंकि ये 0.5 ही बढ़ता है, ये सबसे ज्यादा माप होगा र्यूमर में। और दूसरा नंबर पे केल्विन और सेल्सियस दोनों आएगा, और सबसे कम पैमाना का माप सबसे कम होगा 180, क्योंकि देखिए 0 से 100 जा रहे हैं, तो हम लोग को 0 से 180 जाना पड़ेगा, किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो पैमाना छोटा छोटा देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा बड़ा भी देंगे तो 100 पहुंच जाएंगे, इसमें थोड़ा छोटा छोटा देना है क्योंकि आपको 180 में डिवाइड करना है, तो फ़ारेनहाइट सबसे छोटा होता है, र्यूमर सबसे बड़ा होगा, क्योंकि आपको 80 ही देना है, यहाँ पे आपको 80 ही लाइन देना है। आगे देखिए, यदि डिग्री सेल्सियस पैमाने को 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो फ़ारेनहाइट पैमाना पर ताप कितना बढ़ेगा। देखिए डिग्री सेल्सियस का आपको एक जो है वो फ़ारेनहाइट का 1.8 के बराबर होता है, तो 20 जो है वो किसके बराबर होगा, 20 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। वही अगर आपसे र्यूमर पूछता है, तो र्यूमर में आपको 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 20 इंटू 0.8। केल्विन पूछता तो वही हो जाता, 20 था तो यहाँ 20 ही है, क्योंकि यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है। आगे, यदि किसी तापमान का माप सेल्सियस पैमाने पर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा। आप ही फॉर्मूला याद, ये वाला याद रख लीजिए, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला पकड़िए, यानी कि डिग्री सेल्सियस बटा 100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 100। इसका यूज नहीं है, इसको क्यों लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, यानी कि डिग्री सेल्सियस में वो कितना है, 30 है, तो लिख दिए 30 बटा 100। देखिए यहाँ 30 बटा 100 बराबर फ़ारेनहाइट में निकालना है माइनस 32 बटा 180, तो 0 0 कट गया, और इस 0 से ई 0 कट गया, बचा क्या, f माइनस 32 इक्वल टू 18 54, तो f कितना हो जाएगा, 86। ये हो गया आपका आंसर 86। आगे, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान रहेंगे, इसको वीवीआई मार दीजिए, ये बार बार आपका एग्जाम में पूछता है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब बराबर होगा, तो मान लीजिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है, दोनों को मान लीजिए थीटा, इसको भी मान लीजिए थीटा, इसको भी मान लीजिए थीटा, क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो थीटा बट्टा 100 इक्वल टू थीटा माइनस 32 बट्टा 180। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 से 9 कट गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या क्या हो गया, 9 इंटू थीटा, तो हो गया 9 थीटा इक्वल टू यहाँ पर 5 थीटा माइनस 160, तो क्या हो जाएगा, 5 थीटा को इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू माइनस 160, तो थीटा हो जाएगा -40, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट, नियतांक किसको बोलते हैं। कांस्टेंट जो है, कोई भी कांस्टेंट होगा वो आपका एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे आपको बात करें प्रतिरोध, रेसिस्टेंस V इक्वल टू IR, तो रेसिस्टेंस का क्या है, यूनिट तो है लेकिन ये एक कांस्टेंट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कूलम का बात करें, कूलम कांस्टेंट जो है वो F इक्वल टू K, जो K जो है ये आपको कांस्टेंट हो जाएगा। उस पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हो जाएगा F इक्वल टू G m1m2 बट्टा r², ये भी कांस्टेंट है क्योंकि ये और ये स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है। उसी तरह स्टीफन कांस्टेंट, जब आप पढ़िएगा थर्मोडायनेमिक्स, तो सिग्मा इक्वल टू पी बट्टा ए टी का पावर 4। पी हो गया आपका पावर, ए हो गया एरिया, टी हो गया टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो सिग्मा होता है उसको स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। और ये कोई भी कांस्टेंट जो होगा, जो नियतांक होता है, वो एक अदिश राशि होता है। आपसे पूछेगा प्रतिरोध क्या है, अदिश है कि सदिश है, यानी कि वेक्टर है कि स्केलर है। ये स्केलर है, अदिश राशि है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और एग्जांपल देख सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सारा जितना भी कांस्टेंट है वो सारा आपका क्या होगा, स्केलर होगा, वो वेक्टर नहीं हो सकता है। यूनिटलेस क्वांटिटी का बात करें, जिसमें यूनिट नहीं होता है, वो भी आपका अदिश राशि होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे रेडियन, रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसीलिए ये आपका स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। रिलेटिव डेंसिटी का बात करते हैं तो आपेक्षिक घनत्व, ये भी आपका हो जाएगा यूनिटलेस क्वांटिटी, तो ये अदिश राशि स्केलर हो जाएगा। उसी तरह स्ट्रेन का बात करें तो ये भी आपका स्केलर हो जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बात करें, क्योंकि देखिए कांस्टेंटे वाला में चला जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपका स्केलर हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी आपका कांस्टेंट ही है, तो ये भी आपका अदिश राशि में हो जाएगा। तो यही था मेरा वीडियो, पहला लेक्चर जो था फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, ऐसा क्या बोलते हैं, डायमेंशन एंड यूनिट, यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।